देश और मध्य प्रदेश में जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले दिन और मुश्किल भरे होंगे? क्योंकि सरकार राहत देना तो चाहती है, लेकिन बिना संसाधन ये कैसे संभव होगा? दमों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का ये वीडियो देखिए। सिलेंडर मिलेगा लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो दूध खाएगा, हम खाएंगे। हमारी माता राम को बेसिक खाने को पड़ी है, बताओ क्या कर। तो ठीक रखो, नहीं कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर सिलेंडर। बोलो 30 घंटे से परेशान, 5 मिनट सिलेंडर चला, या तो मना कर देंगे। हमारे और आपके करने से होगा क्या? मैं मानता हूँ कि आपकी भाई सबकी जो हालत है उसकी किसी की अच्छी तो है नहीं। बात अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है, दिल्ली के हाल और बुरे हैं। अब जरा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी देख लीजिए। प्रोसीजर्स के चक्कर में बहुत उलझ रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, हेल्थ मिनिस्टर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, एक सीनियर डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर आपके दफ्तर में आके बैठ रहा है, और बताइए क्या अकाउंट वाला चाहिए आपको? प्रॉब्लम यह है कि आप ही डिसीजन लेने को तैयार नहीं हो। यू हैव टू डिसाइड, पर थोड़ा सा कन्विक्शन अपने अंदर भी लाना पड़ेगा कि वी हैव टू डू इट। अभी ये नहीं सहयोग कर रहा, वो नहीं सहयोग कर रहा, वो नहीं सहयोग कर रहा, मैं 1 मिनट आगे बढ़ाता हूँ, आप 3 मिनट पीछे खींच लेते हो। यानी परेशानी हर जगह है, और कुछ नेता तो आगामी रणनीति की तरफ भी बढ़ चले हैं, लेकिन कुछ मजबूरी जता रही है। हमारी कहाँ तक जाएगी, हमें दूर दृष्टि भी रखना होगी। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एमवाई के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है, उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी न्यास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। जिला प्रशासन पूरी तरह फ्लॉप हो गया। हमारी रणनीति ये है कि हम कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था करेंगे। कोविड सेंटर 30 मशीन और बुलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जितना राहत हम दे सकते हैं कोरोना रिलीफ फंड से हम जनता को देंगे। अभी तो समय ये है कि हम अपने पास से लोगों के लिए समय खर्च करें, लोगों का सहयोग भी लें। और मैंने किया हूँ, पिछले बार भी किया था मैंने, इस बार भी मैंने किया हूँ। अपनी जेब से मैं 10 से 12 लाख रुपये खर्च कर चुका हूँ। और चूंकि ये आपदा 1 दिन की नहीं, ये आपदा 2 महीना और चलेगी। अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट, ज्यादातर फुल हैं। इंदौर में तो एक सबसे बड़े अस्पताल ने बोर्ड पर लिख दिया, जगह नहीं है। हर जगह मारामारी है और विपक्ष के निशाने पर सरकार है। कोरोना काल के अंदर पूरे प्रदेश के लोग बाईपास से निकल रहे हैं, उसमें मदद करी थी। उसके अलावा इंदौर सफाई के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए उन्होंने मदद करी। हर चीज में इंदौर के लोग आगे चल रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है जो उन्होंने खुद करके दिखाया है। इंदौर नंबर 1 हुआ तो आदमी सब आम पब्लिक के कारण हुआ। इंदौर में जो खाना लोग खिलाया, आदमी ने खिलाया। इंदौर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो आम पब्लिक ने करी। इंदौर का जो कोविड सेंटर बन रहा है तो वो भी आम पब्लिक ने करी, सरकार ने वहां पर 1 रुपए नहीं खर्चा कर पाई। हालात भयावह हैं, सरकार महामारी से निपटने के लिए प्रयासरत है। ऑक्सीजन के नए प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, रेमडेसिविर का विकल्प ढूंढा जा रहा है, अलग कोविड सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तो यही कहा जाएगा, मुश्किल बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मुश्किल बड़ी है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कैसे संसाधनों की कमी को दूर करेगी सरकार? क्या कहती है महामारी में नेताओं की मजबूरी? क्यों बिगड़ते हालातों में विफरे माननीय? कब मिलेगा आपदा में विपक्ष का साथ? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के, बिना किसी एनालिसिस के। गंभीर मुद्दा है, इसलिए चर्चा जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। कोई प्रस्तावना नहीं, कोई भूमिका नहीं,
सुनील जी, निश्चित रूप से मुश्किल बड़ी है, एक संकट की घड़ी है और आरोप प्रत्यारोप तो अब चलते रहेंगे, लेकिन ज़रूरत है कि जो है जैसा है उसमें हम सबसे बेहतर करें। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, निश्चित रूप से ना ये राजनीति करने का समय है और ना ये आरोप प्रत्यारोप का समय है, लेकिन नवीन जी कुछ सवाल तो खड़े होते हैं जो आम जनता के मुंह पे हैं, उन्हें आप कैसे रोक पाओगे? 1 साल से ऊपर हो गया कोरोना का, बुरे हालात थे। जब पहली बार कोरोना आया तब भी बहुत बुरे हाल थे, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती गई। WHO ने कहा था, सबको पता था सेकेंड पीक आएगा और बहुत तेज आएगा। जब सेकेंड पीक आ गया, लोग मरने लगे, संख्या बढ़ने लगी, गुणात्मक रूप से संक्रमण बढ़ने लगा। तब आप अब बेड ढूंढ रहे हैं, कोविड सेंटर बना रहे हैं, तब आप ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, और मेरा सवाल नहीं है, आम जन का यह सवाल है कि पिछले साल जो इस्टेब्लिश किया था आप लोगों ने, बीच में उसे ध्वस्त क्यों कर दिया? उसे और अच्छा क्यों नहीं बनाया? सेकेंड पीक के लिए उसकी तैयारी आप लोगों ने क्यों नहीं करी थी? फिर भी आज विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आप पूरे प्रदेश में देखिए, सबसे ज्यादा आगे बढ़ के कांग्रेस के विधायक अपना पैसा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कमलनाथ जी अलग ऑक्सीजन ला रहे हैं। कल हमारे ग्वालियर विधायक प्रवीण पाठक ने ऑक्सीजन के लिए कहा सरकार को कि आप ले आइए। हम लोग सब लोग लगे हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, जनता की सेवा में हम कहीं पीछे नहीं है। पर जो सवाल उठने हैं वो सवाल तो उठेंगे ही। आज भी शिवराज सिंह जी, उनके सारे मंत्री सब ये कह रहे हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्था है। मैं आपको एक चीज बताऊं नवीन जी, 18 तारीख को 17 और 18 की दरमियानी रात शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन खत्म होता है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एक एक करके 22-23 से ज्यादा लोग मरते, तड़प के मरते चले जा रहे हैं। ठीक 2 दिन पहले 16 तारीख को, बल्कि 1 दिन पहले 16 तारीख को सरकार का कोविड प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह शहडोल में बैठक लेता है। बैठक लेने के बाद वो कहते हैं कि सारी व्यवस्था हमारे पास चुस्त दुरुस्त है। वो कलेक्ट्रेट में बैठक लेने के बाद मेडिकल कॉलेज तक जाने की जहमत नहीं उठाते, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाने की जहमत नहीं उठाते। उनका एक भवन बन रहा है वहां, महल पांडव नगर में, वही कलेक्ट्रेट के पीछे, वहां वो मकान का काम देखने चले जाते हैं। और 17 तारीख की रात में ऑक्सीजन खत्म होकर 22-25 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब तक सरकार में बैठे लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करते रहेंगे, इस महामारी से हम कैसे जीत पाएंगे? आज सबके बयान आप देख लो, पेपरों में, टीवी में, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास बेड है, हमारे पास इंजेक्शन है। वस्तु स्थिति क्या है? क्या जमीन में सही में ऑक्सीजन मिल रहा है लोगों को? सही में अस्पतालों में बेड मिल रहा है लोगों को? इंजेक्शंस मिल रहे हैं लोगों को? कितना? और तो और, आप तो जागरूक तक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये बात हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मौतें और बीमारी घबराहट से हो रही है। लोग घबरा के बीमार पड़ रहे हैं, साइकोलॉजिकली उनकी मौत हो रही है। आप उन्हें जागरूक तक नहीं कर पा रहे हैं कि आप घबराओ नहीं। समझ लेता हूं। तो सरकार पूरी तरह विफल हो गई। नरेंद्र जी, पूरी तरह से विफलता का आपके ऊपर आरोप है। और ये चूंकि जब पिछली बार कोरोना आया था तो जो तैयारियां की थी, बिना ये समझे कि ये अभी गया नहीं है, उन सारे सिस्टम्स को बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, ये सवाल उठा रहे हैं सुनील शराफ जी। कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं, और उनका कहना है कि हम सरकार से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सुनील जी ने जो प्रश्न उठाए हैं कुछ निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कुछ वाजिब प्रश्न है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विषय को रखा भी है। परंतु कांग्रेस यदि अपने गिरेबान में झांके कि किस तरह से कांग्रेस ने प्रदेश में गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश की है। बिल्कुल प्रारंभ से इनके पूर्व मंत्रियों ने किस तरह से डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की है, किस तरह से इनके पूर्व मंत्री ने जो कोरोना वॉरियर्स पुलिस है उसके साथ बदतमीजी की है, एक तरह से एक वातावरण को दूषित करने का काम किया। और जो अभी सुनील जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो जनता में
घबराहट पैदा ना हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अधिकतर लोग एक घबराहट पैदा करने के लिए लगे थे और अभी भी लगे हैं। अभी भी मैं देखता हूं कि विभिन्न तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम जगह पर किस तरह से वातावरण को दूषित करने की कोशिश कर रही है। अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। आप सरकार में बैठे हैं, आपको जवाब देना होगा। आप हमेशा सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगा के अपने पल्ला झाड़ लेते हैं, ये कोई बात नहीं होती। आप अपनी बात कहिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, आपकी बात सुन तो सुनील जी एक बार सुन लीजिए, सुनील जी सुन लीजिए, फिर आऊंगा मैं आपके पास। रोहित जी ये बताएं कि सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, ये तो बता रहे हैं। सुन लीजिए एक बार, फिर आप मैं बता रहा हूँ। देखिए सुनील जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी चाहता हूँ आप बीच में ना बोले। यदि कुछ आपत्तिजनक लगे तो आप बाद में बोल सकते हैं। देखिए आपने आप तथ्यपरक बात बोले। देखिए नरेंद्र जी आप तथ्यपरक बात बोले, मैं आपकी पूरी बात मैंने जो बात आप सुन लीजिए और फिर आप पॉइंट वाइज खंडन कर दीजिएगा, जहां आपत्ति लगे सुन लीजिए इनकी बात। मैंने जो बात कही वो तथ्यात्मक है बिल्कुल। सुनील जी मान लीजिए ना, वो तो सारे वीडियो थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आपके पूर्व मंत्रियों के खिलाफ करने के कारण कोई घटना हो गई, एक जगह कोई घटना हो गई तो पूरे प्रदेश में लोगों को मार डालेंगे क्या? करना मैं सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा कांग्रेस में मेरा ये आरोप है कि कांग्रेस जानबूझ के घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रही है, ये मैं कह रहा हूँ। और आपने जो बात कही कि ना पैदा हो, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो उसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। अब जहां तक आपने हमारी सत्ता में होने के नाते, सत्ता के होने के नाते हमारी जो जवाबदारियां हैं वो हम बखूबी निभा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय 18 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं। रात के 4 बजे उठकर ऑक्सीजन की कौन सा टैंकर कहां पहुंचा है उसकी जानकारियां ले रहे हैं। इस समय 19,000 से अधिक आइसोलेशन सेंटर्स हमारे हर ग्राम पंचायत में लगभग बन गए हैं, जो किसी भी प्रदेश में नहीं बने हैं। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति हो रही है, जो केवल 180 मीट्रिक टन थी, आज वो 400 उससे अधिक मीट्रिक टन हमारे प्रदेश में आ रही है। और अप्रैल के आखिरी तक 300 और बढ़ के 700 मीट्रिक टन हमारे मध्य प्रदेश में आपूर्ति होने वाली है। हमारे यहाँ पर लगातार दवाइयों की आपूर्ति बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक जिले में जा रही है। किस तरह से एयरलिफ्ट करके दवाइयों को हमने जिले जिले में भेजा, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से समाधान हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ विधायक, लेखक, विचारक, डिजिटल मीडिया के जनक कहूं अगर उन्हें मध्य प्रदेश में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें मीडिया में भी नहीं है, कई बार वो आती हैं, कई बार भ्रामक भी आती हैं। फिर भी मैं सर से समझने की कोशिश करूंगा कि सर जिस प्रकार की विभीषिका, इसीलिए आज मैंने मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी क्या प्रस्तावना बांधूं, क्या भूमिका बांधूं। इसलिए मैं सीधा चर्चा में आ गया कि जितनी सार्थक चर्चा इस पर हो जाए, बजाय अपना इस विषय पर ओपिनियन देने के, मैं आपके समक्ष हूँ कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो देखा जाए तो पूरे देश में भयावह हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की बात है और मध्य प्रदेश की सरकार की जो जवाबदेही की बात है, तो अब जवाबदेही पर प्रश्न तो उठेंगे। साथ में विपक्ष के एक सकारात्मक रुख की भी ज़रूरत है, जो विधायक संजय शुक्ला जी ने किया। मुझे लगता है कि उस प्रकार की एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस पर तो कम से कम एक मत और एक राय होकर काम करना चाहिए। नवीन जी, जो अभी एक बाइट आपने दिखाई कैलाश विजयवर्गीय जी की, तो कैलाश जी ने जो बातें कही वो बातें पहले क्यों नहीं हो सकती थी? क्या इंतजार किया जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के चुनाव से मध्य प्रदेश में आएंगे और ये बात बताएंगे कि इंदौर के MY अस्पताल में 4th-5वीं मंजिल पर जो 400 बिस्तर खाली पड़े उनका उपयोग कीजिए, चाचा नेहरू अस्पताल में जो बिस्तर खाली पड़े उनका उपयोग कीजिए, तमाम दूसरे अस्पतालों में, गीता भवन अस्पताल में जो खाली जगह उनका इस्तेमाल कीजिए। ये सब अनिर्णय के कारण और हालात बिगड़े हैं। जब इंदौर के MY अस्पताल में, जो कि मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, वहां 2 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर पर करीब 400 बिस्तर कोरोना पेशेंट के लिए रखे गए थे, लेकिन वहां किसी की भर्ती नहीं की गई। तो ये कौन व्यक्ति निर्णय लेता है सरकार में कि यहां भर्ती करनी या नहीं करनी? 1150 बिस्तरों का अस्पताल है, लेकिन वहां कुछ होता नहीं है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में
18 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार है साल भर से, वहां फर्नीचर नहीं लगाया जा सकता, वहां मेडिकल इक्विपमेंट नहीं लगाए जा सकते, तो इस सब के लिए कौन जवाबदार है? निश्चित ही कांग्रेस जवाबदार नहीं है, व्यवस्था जवाबदार है। क्या कारण है कि वहां अभी तक उपचार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? एम्स में जो अतिरिक्त ओपीडी 500 बिस्तरों की बननी थी वो नहीं बन पाई। तो इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट की कमियां नजर आती हैं और हमें सोचना चाहिए कि आखिर देखिए, कोरोना में जो 140 करोड़ का देश है, जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से, उनकी संख्या अगर आबादी के मान में देखें तो बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती। 1 लाख लोगों पे 10 लाख लोगों पे 12,000 लोग प्रभावित हैं, उसमें से 60% लोग अपने घरों में इलाज कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो अस्पतालों में आए, बहुत से लोग, अधिकतर लोग अभी अपने घरों में ही इलाज कर रहे हैं। ठीक बात करें। तो उतनी गंभीर स्थिति नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है जिस पर विचार होना चाहिए और भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सीधा नरेंद्र शिवाजी जी, इस पर आपसे पूछूंगा कि किसका इंतजार कर रहे थे। अब सुनील जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं जो अभी नरेंद्र जी ने कहा, ये रटी रटाई बात कह रहे हैं। आत्मा में हाथ रख के देखिए, आप चलिए अस्पतालों का दौरा करिए। मैं रोज अस्पताल जा रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ। सुबह 6 बजे से फोन आना शुरू होता है कि भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, भैया बेड नहीं मिल रहा है, भैया ये कर दो। मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं से ऑक्सीजन लेकर के लोगों को दे रहा हूँ जो होम आइसोलेट है या जिनका SpO2 कम हो जा रहा है। मृत्यु हो गई लकड़ी, दिन भर सुबह से लेकर रात तक हम लोग कर रहे हैं। उस व्यवस्था को आके देखिए नरेंद्र जी। मैं मानवीय दृष्टिकोण से आपसे बात कर रहा हूं, मैं राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। चूंकि आप सत्ता में हो और मन व्यथित है, मन हमारा दुखी है, इसलिए हम सवाल तो उठाएंगे। हम सवाल उठाएंगे कि जब कोरोना था आप सरकार गिराए, आपकी सरकार बन गई, 6 महीने तक आप उपचुनाव के तैयारी में लगे रहे। कोरोना के अगले पीक की कोई तैयारी नहीं थी आपकी। उपचुनाव हो गया, आपकी सरकार बन गई, स्थिर सरकार बन गई। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री जी यहां से वहां कूदने फांदने लगे, तब भी उनका ध्यान नहीं था कि ये फिर कोरोना का डबल पीक आएगा, उसमें क्या करना है। कोरोना का डबल पीक आ गया, उसके बाद भी दमोह उपचुनाव में सब लोग पूरी तरह झोंक दिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज लोग मर रहे हैं, और कैसे मर रहे हैं नरेंद्र जी कल्पना करिएगा। अब बेड के सामने एक आदमी पड़ा ऐसे तड़प रहा है कि उसके नाक में ऑक्सीजन लग जाए तो बच जाए, उसकी जान वापस आ जाए। मर रहा है वो आदमी। वो मौत देखने के बाद अगर आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है, अगर आप लोग को व्यवस्था पे वो नहीं होता है, तो फिर तो ये मानवता की वो है, बिल्कुल पराकाष्ठा है, बहुत मुश्किल है। मैं दर्द अपने कह रहा हूँ, मैं समझ लेता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्द कह रहा हूँ नवीन जी। मैं समझ लेता हूँ, मैं आपके दर्द से, आपकी पीड़ा से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। नरेंद्र शिवाजी जी, आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए क्या है कि आपने देखा अभी दमोह में चूंकि चुनाव हुए थे तो अब मरीज निकलेंगे वहां से, क्योंकि रैलियां हुई, झांकी हुई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किए, दोनों पार्टियों ने किए। इसलिए उसमें मुझे कांग्रेस के साथ कोई विशेष इत्तेफाक नहीं है। कांग्रेस के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। कांग्रेस अगर ये नजीर पेश करती, मैं लगातार कहता रहा कि भाई आप, सरकार की जिम्मेदारी है नवीन जी। नहीं, एक मिनट रुकूंगा, सबकी जिम्मेदारी है। कल तक आप सरकार, देखिए सर, जनप्रतिनिधि जो है उसकी जिम्मेदारी कर लेगी। आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? जनप्रतिनिधि चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस विड्रॉ तो नहीं जनप्रतिनिधि, अरे ये तो जाएगी ना। वो ठीक है, ज्यादा कम की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन जवाबदेही तो जनप्रतिनिधियों की होती है। कांग्रेस कह देती कि भाई ठीक है, हम एक सीट जनता के हित के लिए त्यागते हैं, आप इसको होके ये तख्ते ताउस ले लो आप। तो एक खैर पूछ लेता हूं मैं आपसे नरेंद्र शिवाजी जी, जो सवाल उठे हैं। अब ऑक्सीजन की कमी का एक व्यक्ति अपना दुखड़ा बता रहा है तो प्रहलाद पटेल जी कहते हैं 2 चांटे मार देंगे, 2 थप्पड़ लगा देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 4 मारो, अगर उससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाए तो आप 4 मारो। आदमी पिटने को भी तैयार है। आप तो बिल्कुल उसे पंचिंग बैग बना दो, हाथ में ग्लव्स पहन लो, लेकिन उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं पड़े, व्यक्ति उसके लिए तैयार है। स्थितियां बहुत गंभीर हैं। अगर नेता ऐसे बोल रहे हैं कि हम 2 थप्पड़ लगा देंगे तो फिर ठीक है, फिर तो कुछ करा नहीं जा सकता। इस समय 2 थप्पड़ों की नहीं, 2 हमदर्दी के 2 बोल की और सहयोग की जरूरत है।
बिल्कुल देखिए नवीन जी, जो बात आपने आखिरी में कही कि इस समय निश्चित रूप से जनता जनार्दन के लिए बहुत अधिक धैर्य पूर्वक और सांत्वना पूर्वक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए भी दायित्व है, और जो हमारे कोरोना वॉरियर चाहे डॉक्टर के रूप में हो चाहे विभिन्न अन्य माध्यमों से हो, सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये इस बात से मैं सहमत हूँ। ये आपने प्रहलाद जी की जो बात कही थी, निश्चित रूप से वो किसी कार्यकर्ता से पारिवारिक तरीके से बात कर रहे थे, उसका उसलिए उसको ऐसा ना जोड़ा, वो पारिवारिक माहौल में बात हो रही थी, उनसे परिचित व्यक्ति है। दूसरा, जहां तक सुनील जी ने भी बात कही, उनकी बात से मैं अच्छा है, मेरा परिचय नहीं है उनसे। नहीं सीरियस परिचय तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा ही है, दूर का नहीं तो नहीं, मेरा कहने का मतलब मुझे तो जहाँ तक मुझे तो देखा है, वो तो ऐसा देखा है कि अस्पताल गए थे दौरा करने, मतलब वैसा परिचय हो सकता है कि मैं उन्हें जानता हूँ कि वो केंद्रीय मंत्री हैं और वो मुझे जानते होंगे कोई छुटभैया पत्रकार है, लेकिन ऐसा मतलब घरेलू परिचय नहीं है। और मुझे ऐसे परिचय में इंटरेस्ट भी नहीं है जहाँ दो थप्पड़ प्रेम के रूप में दो थप्पड़। ऐसा उन्होंने थप्पड़ शब्द भी उपयोग नहीं किया है, जहाँ तक मैंने देखा। नहीं, मैं देखा नहीं, आपने देखा सुना, मैं बता तो रहा हूँ। जी, चर्चा का विषय नहीं अपना, निवेदन करूंगा। आजकल क्या पत्रकारों को छुटभैया ही गिन रही हैं सरकारें? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका है, महान। अरे ऐसा ना कहिए। मैं कहते रहूं, दिल पे बिल्कुल दिल पर पत्थर रख के बोलना पड़ता है, दिल पर पत्थर रख के। कई बार तो ये समझ में, कई बार तो ऐसा लगता है कि बचो इससे बोलने से, कम आत्मा नहीं कुचलनी। अरे पत्रकार लोग इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रकार रहे हैं जी। जो हो चुका वो छोड़ दो, जो हो रहा है अभी जो है वो क्या रहे हैं वो तो खैर ठीक है, चलिए बोलिए। जी, मैं ये दूसरा विषय जो बोल रहा था, सुनील जी ने जो विषय रखे, निश्चित रूप से मैं गंभीरता पूर्वक उनकी बातों से सहमत हूँ। मैं नहीं कह रहा कि इस समय हमको बहुत ज्यादा करने का जरूरत है, लेकिन इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि सरकार निरंतर काम कर रही है, निरंतर परिस्थितियां कंट्रोल में आ रही हैं। और केवल ये देखिए कि मध्य प्रदेश में अकेला हुआ ऐसा नहीं है। यदि मैं आरोप प्रत्यारोप पे जाऊंगा, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की बातें करूंगा, तो वहां पे मध्य प्रदेश से बदतर स्थिति है। देखिए, प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं समझता हूं कि उसको शायद हम विश्व के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि आज भी भारत के अंदर में जनसंख्या के अनुपात में यदि हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर आज भी कोरोना उस स्थिति में नहीं फैला जितना कि अमेरिका जैसे देश, जो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, इटली जैसे देश है, उन लोगों में जितनी तेजी से फैला, जितनी उनकी जनसंख्या के मान से जितना गुना बढ़ा, उससे कहीं हम बेहतर स्थिति में है। और बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से प्रारंभ में ही लॉकडाउन लगाया था और पहली लहर को जिस तरह से कंट्रोल किया था, हमारे यहाँ पर केवल 8-10 हजार के आसपास बचे थे देश भर में। सारी पोल खुल गई, खूब ताली बजाया लोगों ने, खूब टॉर्च जलाया लोगों ने, अब चिता जला रहे हैं वो, सारी पोल खुल गई। बहुत टॉर्च, जो मोमबत्ती जिन्होंने जलाया, दिया जलाया, अब वो चिता जला रहे हैं। और कह दिया आपने जो संख्या की बात की साहब, क्या आप उस संख्या का इंतजार करेंगे कि जब उतने लोग मरने लगेंगे तब चेतेंगे आप? अरे आपके मोदी जी अभी जाकर के बंगाल में रैली कर रहे हैं। अरे आप क्या मोदी जी का नाम ले रहे हो? क्या देश का पहला प्रधानमंत्री है जब जनता मर रही है, जब शमशान में चिता जलाने के लिए जगह नहीं है, तब प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल में रही। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सोचिए, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर प्रकाश हिंदुस्तानी सर हैं वो। सर, अब इस समय पे तो स्थिति जो है वो, इस समय क्या किया जाए, क्योंकि जो खामियां हुई हैं उनके तो नतीजे भुगत रहे हैं, लेकिन इस समय क्या किया जाए? अब जैसे एक वैक्सीनेशन का सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, हालांकि ये निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा था कि वो फ्री करती हैं कि नहीं, तो मध्य प्रदेश ने फ्री करने का निर्णय लिया है। और वैक्सीनेशन के जो रिसर्च ICMR के आ रहे हैं कि जो वैक्सीनेट हुए हैं उनमें संक्रमण की दर बहुत कम है और उनसे दूसरों में संक्रमण बहुत कम फैला है, और उसके बाद सीवियर पोजीशन में कोई नहीं पहुंचा है, कोई सीरियस पोजीशन में नहीं पहुंचा है। तो अब आज की स्थिति में सरकारों को बिल्कुल मुस्तैद होकर विपक्ष को विश्वास में लेकर क्या करना चाहिए? सर, एक सजेशन तो कम से कम सरकार के पास जाए। नवीन जी, सभी लोगों को, सरकार को चाहिए कि विपक्ष को अपने विश्वास में ले, जनता को अपने विश्वास में ले, ये लगे कि सरकार जनता के लिए कार्य कर रही है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, तब वो लॉकडाउन इसलिए लगा था
कि अस्पतालों की व्यवस्था की जा सके, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा सके, दवाइयों और दूसरी चीजों का इंतजाम किया जा सके। तो करीब 2 महीने लॉकडाउन चला। हम चाहते, सरकार चाहती तो पूरे देश में अस्पतालों को चाक चौबंद कर सकती थी। ये बड़ी चूक हुई है और अब पहली प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर कोरोना के कारण मृत्यु होती है तो बहुत बड़ा कलंक है देश पर। इतने बड़े देश पर जहां इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो एक भी व्यक्ति की मृत्यु न हो पाए, ये कोशिश करनी चाहिए केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। नवीन जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार की कोरोना संकट में परिस्थितियां बन रही हैं, निश्चित रूप से ना प्रस्तावना के लिए मेरे पास शब्द है, ना उपसंहार के लिए। बस सरकार, विपक्ष जो जिस स्थिति में जितना बेहतर कर सकता है उतना करे, और जिस प्रकार की कालाबाजारी की और मुनाफाखोरी की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उन धन पशुओं से, उन नरपिशाचों से मैं कहना चाहूँगा कि 2 वक्त में सोना और रुपया नहीं खाओगे, डॉलर नहीं खाओगे। अंतिम यात्रा जितना जल्दी यहाँ कर रहे हो, आपकी अंतिम यात्रा की तैयारी उतनी ही जल्दी होगी। आपके या आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति विशेष का ये ध्यान रखिए, ये प्रकृति का नियम है, ये न्यूटन का खोजा हुआ नियम नहीं है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये मुनाफाखोरी, ये लालच और आपदा में जो अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, हो सकता है कि देश का कानून आपके साथ न्याय कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन विधाता का कानून न्याय करेगा और पूरी तरह से करेगा। इसलिए चेत जाइए, चिताओं पर जल से मत करिए, चिताओं पर अपनी रोटियां मत सेकिए, लाशों पर अपना कारोबार मत करिए, इसको सहजता से मत लीजिए। ये आपके जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत घातक होने वाला है। सरकारें उन तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन प्रकृति उस पर जरूर न्याय करेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।